हेलो ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले जो हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ था दैट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। सो जो पेपर था उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, उसका सोल्यूशन क्या था और किस तरीके से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना चाहिए। ये वीडियो जो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूं जूम से लाइव लिंक है। आई होप जूम पे सारे बच्चे जो देख रहे उन लोगों को क्लियर आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है, वीडियो प्रॉपर दिख रहा है। ओके सो एक बार मैं देख लू। ओके ओके यस, सारे बच्चे यहाँ पे ज्वाइन है, सबको क्लियर आवाज आ रही है? यस ओके। सो आई एम स्टार्टिंग डिस्कसिंग वन बाय वन, तो आप ध्यान से आप मेरी बात सुनते जाएंगे। अब ये पहला चैप्टर था हम लोगों का बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। अब जब ये हम लोग ने डिस्कस की थे यहाँ पे, तो एक चीज ख्याल रखना आप लोग ने यहाँ पे कि ये 22 मार्क्स का पेपर था। अब एग्जामिनेशन में आपकी अप्रोच क्या होना जब आपके पास पेपर आएगा, आपकी अप्रोच क्या होनी जब एग्जामिनेशन में जब आपके पास पेपर आएगा? सिंपल सा लॉजिक है भाई, आपके पास 100 मार्क का पेपर है और आपके पास 100 मार्क का पेपर है और आपके पास 180 मिनट्स है। तो 180 मिनट्स है और 100 मार्क्स का पेपर है। इसका मतलब एक मिनट के लिए आपके पास कितना, एक मार्क, आपका 100 मार्क्स का पेपर है, एक मार्क के लिए आपके पास 1.8 मिनट्स है। सिंपल सा लॉजिक है। 3 घंटे 180 मिनट है और 100 मार्क्स का पेपर है। एक मार्क के लिए आपके पास कितना टाइम है? 1.8 मिनट। सिंपल लॉजिक है। कोई क्वेश्चन आपने देखे तो उसको आपने देखे 22 मार्क्स का है, तो 22 मार्क्स का आपका पेपर, तो आपने इसको 22 मल्टीप्लाई बाय 1.8 करे, 22 मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट दैट्स कम 39.6 मिनट। तो इट्स लाइक 39 टू 40 मिनट्स में आपका ये पेपर होना चाहिए। लेकिन जान के मैंने यहां पे कितना लिखा है? यहां पे 35 मिनट्स। तो जितना समय होता है आप लोगों का, उससे जितना समय आपको मिलना चाहिए उससे मैं प्रेफर करता हूं कि 5 से 6 मिनट आपको पेपर के कम दो। अब क्या होगा कि आप जब मेन पेपर, इसका पर्पस ये कि आपको आदत ये होना कि जितना टाइम फ्रेम मैंने यहां पे दिया उसी टाइम फ्रेम में आपको ये पेपर पूरा सॉल्व करना रहेगा। आदत वैसे ही बनाना पड़ेगा। कई बच्चों को एग्जामिनेशन में ऐसा होता है कि उनको पूरा 100 मार्क का पेपर आता है लेकिन वो स्पीड स्लो होने की वजह से पेपर नहीं कर पाते। तो आपको आदत डेवलप करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। अब जैसे 22 मार्क्स का पेपर था, 35 मिनट्स दिया, एक्चुअली 40 मिनट्स मैंने देना चाहिए था, लेकिन 5 मिनट इसलिए कम दिया कि आपको आदत हो। तो आपका जब फाइनल एग्जामिनेशन होगा, अभी हम लोग चैप्टर वाइज पूरी टेस्ट होंगी आप लोगों की, और जब फुल टेस्ट भी मैं आप लोगों की क्लास खत्म हुई, पूरे जब सिलेबस खत्म हो उसके बाद 2 फुल टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा। तो आप जब फुल टेस्ट दोगे तो आपकी यह आदत हो जानी चाहिए कि 3 घंटे का जो पेपर है वो आपका 2 आवर्स 40 मिनट से 2 आवर 30 टू 2 आवर 40 मिनट्स तक आपका हो जाने। आपके पास 20 मिनट कम से कम आखिरी में बचना चाहिए ताकि आप पूरा का पूरा पेपर गो थ्रू कर सको। और अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं गलती हुई थी तो उसका आपको समय रहे। बिलीव मी यू कैन स्कोर इजीली 80+ इन अकाउंट, लेकिन आपको स्पीड अपनी बढ़ाना पड़ेगा। अब इंस्टीट्यूट ने हमको यह कहा है कि 30 मार्क्स से आप लोगों के फाइनल एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज आने वाले। यू नो इट कि न्यू सिलेबस में 30 मार्क्स से हम लोग के एमसीक्यू आने वाले, और जो 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू उसका कुछ इंस्टीट्यूट ने नहीं तो अभी कोई एमसीक्यू इशू करी है, ना तो कोई ऐसी सेपरेट बुक इशू की फिलहाल अभी तक, जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर। अब यहां पे क्या इशू आ रहा है यहां पे कि हमको पता नहीं कैसे आएंगे, लेकिन जो मुझे लगता है मैं आपको शेयर करता हूं कि जो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट फॉर एग्जाम्पल बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब इंस्टीट्यूट मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन जैसे आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व करते वैसे ही क्वेश्चन की स्टोरी फॉर्म में, आई मीन टू से कोई केस स्टडी फॉर्म में वो देगा, और उसमें से फॉर एग्जांपल आपके जैसे बायबैक में हमारे 3 टेस्ट होते हैं कि आपके मैक्सिमम कितने आप बायबैक कर सकते हो, है ना। इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट करेंगे, उसमें 4-5 एमसीक्यूज देंगे, उसमें करेक्ट आंसर पूछेंगे कि बताओ मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते थे, है ना। टोटल उसके हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स कितने बायबैक कर सकते थे, कितना 3 टेस्ट 3 टेस्ट के अंदर कितना वो मैक्सिमम कर सकते थे, इसकी जनरल एंट्री क्या होती थी, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब अपने को पता तो नहीं क्योंकि अभी तक एमसीक्यूज ऐसा कुछ भी इंस्टीट्यूट ने इशू करी नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, मैं एक बार चेक करूं कि लोग जूम पे जो बच्चे देख रहे हैं उनको सारी चीजें क्लियर है। यस ओके ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि अब मैंने जब पेपर सेट किया, तो मैंने क्या चीज उसको देखा कि मैंने पेपर सेट करते वक्त ये दिखा कि मैंने खुद ने यहाँ पे क्या करा। आप हर टेस्ट में देखोगे कि एक केस स्टडी वाला आपको आएगा, तो एक केस स्टडी वहां पे दिए सिंपल से, उसमें उसके बेसिस पे एमसीक्यूज आपको पूछे। अब जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट टेस्ट जो ऐसे कंडक्ट करे दैट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी 10 मार्क्स तो बड़े सिंपल था, आपको बड़ा सिंपल था कि इसमें आपको 10 एमसीक्यूज उसने पूछा है। अब आपको क्या कह रहा है यहाँ पे, केस स्टडी ऑफ एबीसी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड
शेयर बायबैक पे आपकी केस स्टडी। अब याद रखना कि अभी अपने को पता नहीं कि क्या पैटर्न रहेगा, क्योंकि अभी केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई इश्यू नहीं करी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इंस्टीट्यूट जब करेक्ट आंसर आपको जो भी 4 ऑप्शन दिए वो करेक्ट में से मुझको ऐसा लगता है कि वो आपसे एक्सप्लेनेशन भी मांग ले, जैसे ट्रू और फॉल्स में एक्सप्लेनेशन होता है ना, उस तरीके से मैं कह रहा हूं। तो हो सकता है कि कभी वी आर नॉट भी पक्का नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि आपके एक्सप्लेनेशन भी मांग ले, तो आप रेडी रहना उस तरीके से भी, अगर आपको लॉजिक पता रहे ताकि आप उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर सको। जैसे जो फर्स्ट टेस्ट आप लोगों ने दिए थे, that is ABC Pharmaceuticals Limited is a renowned pharmaceutical company that specializes in the development, manufacturing and distribution of a wide range of prescription and over-the-counter medication। अभी क्या हो गया, मेडिसिन का इनका बिजनेस था इनका, ओके। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इनका मेडिसिन का बिजनेस है। वो कहते हैं कि द कंपनी हैज अ हिस्ट्री ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस and innovative drug development. As part of its financial strategy, ABC Pharmaceutical is considering a share buyback program to optimize its capital structure and enhance shareholders value। तो वो बोलते हैं कि वो इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड के फाइनेंशियल पोजीशन लोग उसकी कंपनी की बहुत अच्छी थी और वो चाह रहे कि उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना चाह रहे। अब वो कहते हैं कंपनी की डिटेल कुछ आपको दिए कि पेड अप कैपिटल उन लोग का 2 करोड़ रुपए, टोटल फ्री रिजर्व यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख है। आउटस्टैंडिंग शेयर्स अगर आप अभी डाउनलोड करेंगे तो, या कुछ बच्चों ने जो वीडियो बाद में देख रहे, यहाँ पे 1 लाख शेयर्स है। अगर कोई बच्चों ने पहले देखे तो वहां पे 5 लाख था, वहां पे कुछ चेंज क्यों में, बट ओके। तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स अभी आप समझेंगे 1 लाख शेयर्स है आपके। नॉमिनल वैल्यू पर शेयर, व्हाट इज नॉमिनल वैल्यू, तो आपको जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी दिस फेस वैल्यू, ये क्या आपकी फेस वैल्यू। अब वो 20 रुपीज 200 है आपकी। अब एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स होल्डिंग 60% है और टोटल एम्प्लॉइज उनके 2000 है। अब वो कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ शेयर बायबैक, वो क्यों बायबैक करना चाह रहे। द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी फार्मास्यूटिकल इज कंसीडरिंग ए शेयर बायबैक फॉर वेरियस रीजन। पहला, टू इंक्रीज द प्रमोटर्स होल्डिंग, वो चाहता है। अब आपने जब रेगुलर बैच हुई थी अपनी, तो अपन ने क्लास में डिस्कस किए थे ये कि प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़ती है बायबैक से। यस, प्रमोटर्स की होल्डिंग यहां से बढ़ती है क्योंकि आप मार्केट के शेयर से उसको बायबैक कर लेते हो, तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग, ऑब्वियसली अगर बाहर वालों की होल्डिंग कम होगी तो आप ओवरऑल परसेंटेज में जब कंपेयर करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग उससे बढ़ेगी। अब टू सिग्नल कॉन्फिडेंस इन द कंपनीज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड स्टॉक परफॉर्मेंस। अब लोगों को बाहर मैसेज वो देना चाहते हैं कि देखो कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है, उनके पास फाइनेंशियल पैसा है, पैसे की उनके पास, आई मीन देयर फाइनेंशियली दे आर स्ट्रांग, कि वो कंपनी के पास पैसा, दे कैन डू द बाय बैक, और एक मार्केट में एक अच्छा मैसेज जाएगा टू रिवॉर्ड शेयर होल्डर बाय एनहांसिंग ईपीएस। यू नो दैट कि जब आप बायबैक करते हो तो ईपीएस आपका बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आपके जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। सो ईपीएस जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, वैसे अपन S20 में पढ़ेंगे बाद में, बट यू नो इट कि ईपीएस बढ़ता है कि डिनोमिनेटर में जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हम लोगों के कम होते हैं, तो इसलिए ईपीएस बढ़ जाता है। एंड टू यूटिलाइज सरप्लस कैश एफिशिएंटली। अब वो सरप्लस कैश उनके पास, तो दे वांट टू डू बायबैक। ओके, अब सिंपल से क्वेश्चन है पहला जिसने उसने आपसे कहा टू रेज what is the primary purpose, okay, what is the primary purpose of ABC Pharmaceutical Limited considering share buyback। अब इसके जो आंसर्स दिए ना उसमें करेक्ट आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिए, सारे आंसर जो मैंने आपको दिया विद एक्सप्लेनेशन आपको दिए हुए, ठीक है। इसका आंसर कोई बच्चा पूछ रहा था सर इसके आंसर्स कहां मिलेंगे, आंसर क्या, जब आप स्क्रॉल करना क्वेश्चन पेपर हो उसके नीचे आपको आंसर्स मिलते जाएंगे, तो सारे के सारे के आपको यहाँ पे क्या दिए हुए, आंसर्स दिए हुए, ओके। अब एक्सप्लेनेशन दिया, आंसर तो दिए, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया। अब पहला कहता है कि टू व्हाट इज द primary purpose of ABC Pharmaceutical Limited considering a share buyback to raise capital for research and development। ऐसा कुछ है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पैसा रेस करना गलत है, तो एक्सपांड इट्स एम्प्लॉय बेस, नहीं, टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग। तो पहले का आंसर क्या है आपका, प्रमोटर्स होल्डिंग उनको बढ़ाना है, आंसर इज सी। एबीसी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इंटेंड्स टू बायबैक शेयर एट ₹230 पर शेयर। अब बायबैक कर, फेस वैल्यू उसकी 200 है, वो बायबैक 230 पे करना चाहे, मतलब प्रीमियम ऑन बायबैक कितना, ₹30। What is the maximum amount the company can allocate for the share buyback while adhering to the regulatory limit। अब वो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, यू नो इट कि आपका जो पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व का उसका 25%। सो पेड अप कैपिटल आपका है 2 करोड़ रुपए, पेड अप कैपिटल है आपका 2 करोड़ रुपए, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। पेड अप कैपिटल है आपका 2 करोड़, मैं यहां पे इसको कैलकुलेट कर देता हूं, 2 करोड़ है उनका पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व है 1 करोड़ 50 लाख। अब इसका 25% आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, तो 3 करोड़ 50 लाख का 25%, 3 करोड़ 50 लाख का 25% कितना आ रहा है, दैट्स कम 87,50,000। सो आपका इसका 87,50,000, तो इसका आंसर क्या आपका 87,50,000, आंसर इज डी।
व्हाट इज द करंट प्रमोटर्स होल्डिंग परसेंटेज इन एबीसी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, उनका करंट परसेंटेज कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है शुरू में ही, केस स्टडी में 60% दिया, तो उनकी होल्डिंग इतनी। हाउ मेनी आउटस्टैंडिंग शेयर, अच्छा इसका आंसर ना यहाँ पे सीएस में करेक्शन करना है अपने को। यहाँ पे कहते हैं कि हाउ मेनी आउटस्टैंडिंग शेयर डज एबीसी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हो सकता है आपके करेक्ट वाला हो, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर सी है, ठीक है। और आप किसी ने अगर 5 लाख वाले में तो कोई टेंशन की बात नहीं, मेन आप इसको समझो, क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे ये 1 लाख है, इसको 1 लाख इसको चेंज हो, किसी अभी जो अभी कर रहे होंगे टेस्ट तो उनके इसमें 1 लाख ही होगा, ठीक है, लेकिन इसको ख्याल रखना इसका 1 लाख आंसर है। देयरफॉर द आंसर इज यहाँ पे सी के। करंट उनका कितना आउटस्टैंडिंग है, 1 लाख शेयर। अब वो कहते हैं कि फिफ्थ पॉइंट में एबीसी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड वांट्स टू स्पेंड ₹23 लाख ऑन ए बायबैक, वो 23 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं। अब इसको थोड़ा वर्डिंग से समझा करो, 23 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं इफ द प्रीमियम ऑन द बायबैक इज 15%। अब फेस वैल्यू शेयर की 200 रुपए, फेस वैल्यू शेयर की कितनी 200 रुपए आपकी फेस वैल्यू, और उसको आप 15% प्रीमियम है, सो 200 प्लस 15% करूं वो कितना आता है आपका 230, हाउ मच इट इज 230। अब वो 230 रुपीज पर शेयर दे रहे, फेस वैल्यू ख्याल रखना 200 रुपए, प्रीमियम 15% वो 30 रुपए आ रहा है, 200 का 15% 30 रुपए, 230 अमाउंट हुई, तो उतना वो खर्च करना चाहती है। अब वो 23 लाख रुपए अपने को ये एमसीक्यू में कहते हैं कि 23 लाख रुपए खर्च करना चाहती, और एक शेयर के लिए कितना दे रहे वो 230 रुपीज, एक शेयर के लिए 230 रुपीज खर्च करना। तो कितने नंबर ऑफ शेयर वो बायबैक कर सकते, वो बायबैक कर सकते 10,000 शेयर, वो कितने बायबैक कर सकते 10,000 शेयर्स को क्या कर सकते बायबैक कर सकते। ओके, तो यहां पे देखो द आंसर इज बी। अब उसके व्हाट इज टिपिकली डन विद द शेयर दैट एबीसी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बाइज बैक एज पार्ट ऑफ ए शेयर बायबैक, वो शेयर बायबैक करके क्या करते, आपको पता है कि शेयर इक्विटी शेयर एज एन इन्वेस्टमेंट नहीं रख सकती है कंपनी अपने को, आई मीन टू से खुद के शेयर वो एज एन इन्वेस्टमेंट रख सकती है कि कंपनी नहीं, खुद के शेयर अपने शेयर खरीद के नहीं रखती, इन्वेस्टमेंट ओन डिबेंचर कर सकती लेकिन शेयर्स नहीं कर सकती। तो यहां पे ओके, नाउ व्हाट इज द टिपिकल, वो क्या करे, तो होल्ड देम एज अ ट्रेजरी स्टॉक फॉर पोटेंशियल रीसेल, क्या रीसेल के लिए उन लोगों ने रखे कि नहीं, रीसेल के लिए कर ही नहीं सकते, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते अपने शेयर में, उसको खरीद के कैंसिल ही करना, तो ये आंसर तो नहीं है। इश्यू देम एज बोनस शेयर तो एम्प्लॉइज के एम्प्लॉइज को देंगे कि अपन बोनस शेयर नहीं, ये भी आंसर नहीं, उसको कैंसिल करना। तो सी पॉइंट कहता है कैंसिल देम एंड रिड्यूस द शेयर कैपिटल, वो क्या कहता है कि इसको कैंसिल करे, उन लोगों ने कैंसिल करे, क्या करे उसको शेयर्स को कैंसिल करे एंड रिड्यूस द शेयर, ऑब्वियसली शेयर कैपिटल आपका कम होगा, जब आप बायबैक करते हो डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब आगे कहता है एबीसी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इंटेंड्स टू इनिशिएट ए बायबैक बाय परचेजिंग 10,000 शेयर, वो चाह रहे कि 10,000 शेयर्स को बायबैक करे, किस कीमत पे बायबैक करना चाह रहे, एट ₹230 पर शेयर। व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द शेयर परचेज, आप शेयर परचेज करते ना, तो अपन ने ये क्लास में पढ़े क्या एंट्री पास होती, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आप ये एंट्री पास करते हो, तो अब 10,000 शेयर से एक शेयर 230 रुपए का, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 230 तो कितना होगा आपका 23 लाख इज करेक्ट आंसर। तो आपने यहाँ पे देखो आप देखो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट टू बैंक, तो आप पहली एंट्री वो इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट बैंक अकाउंट, देयरफॉर द आंसर इज ए। अब उसके बाद एक स्टूडेंट कह रहा है सर टेस्ट का, वो टेस्ट आप जो गूगल ड्राइव का आपको जो लिंक है आप उसमें जाना और उसमें आपने देखना वहां पे कि जो टेस्ट का एक अलग से फोल्डर बना, फोल्डर में जाना, उसमें कंपनीज अकाउंट दिखेगा और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तो जैसे जैसे क्लास में टेस्ट होते जाते हैं, चैप्टर खत्म हो रहा है वहां पे टेस्ट फिर अपलोड होते जाता है और उसके टेस्ट को फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, अब यहाँ पे ओके, अब उसके बाद यहाँ पे सेकेंड 8 पॉइंट कहते हैं which financial metric is likely to improve as a result of the share buyback for ABC Pharmaceutical Limited, क्या इंप्रूव होगा बायबैक से, टोटल डेप्थ इंप्रूव नहीं, उसमें क्या इंप्रूव, ईपीएस आपका क्या बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर, कैसे अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, कि जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होते हैं आप लोग आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, तो हाउ यू कैलकुलेट ईपीएस, अपन S20 में पढ़ेंगे, तो वो आप कैलकुलेट करते हो प्रॉफिट विच इज अवेलेबल टू attributable to shareholder, equity shareholder divided by outstanding number of share। अब उसका एक तरीका होता है, लेकिन आप नॉर्मल अभी समझिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे, डिनोमिनेटर कम होगा, तो ऑब्वियसली ईपीएस क्या होगा आपका बढ़ेगा, देयरफॉर द आंसर इज बी, इसका आंसर क्या है इसलिए बी है। अब उसके बाद 9th एमसीक्यू कहता है कि एबीसी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड सक्सेसफुली कंप्लीट द शेयर बायबैक प्रोग्राम एंड कैंसल शेयर्स, उसने बायबैक करा और कैंसिल कर दिया, What effect does this have on the company's outstanding share? बड़ा सिंपल है कि उन्होंने बायबैक करे और कैंसिल करे, उसकी वजह से क्या हुआ, बायबैक करे और क्या करे, उन्होंने कैंसिल करे,
उसकी वजह से उनके ऑब्वियस इंक्रीज होगा क्या आउटस्टैंडिंग शेयर, इंक्रीज कैसे होगा, डिक्रीज होता है, डिक्रीज आउटस्टैंडिंग शेयर आपके डिक्रीज होगी। नो इफेक्ट ऑन आउटस्टैंडिंग शेयर, नो इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट क्यों, बायबैक करूं तो डिक्रीज होंगे शेयर, देयरफॉर द आंसर इज बी, इसका आंसर क्या है बी। कन्वर्ट्स आउटस्टैंडिंग शेयर टू प्रेफर्ड शेयर, नहीं नहीं नहीं, वो आपका आंसर इज बी, आपके डिक्रीज हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग शेयर। ओके, नाउ last one, after successful completing the share buyback, ABC Pharmaceutical Limited decided to transfer the necessary amount to capital redemption reserve as required by regulation। अब वो क्या कह रहे हैं कि सीआरआर अकाउंट में वो इसको ट्रांसफर करना चाहते हैं, किसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं, सीआरआर अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। अब आपको पता है कितना ट्रांसफर करना है, फेस वैल्यू ट्रांसफर करना पड़ता है कंपनीज एक्ट के हिसाब से, वो अपन डिटेल में डिस्कस किए थे क्या लॉजिक है उसका ये सब। अब यहां पे वो कहते हैं कि आईबीसी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड हैज बॉट बैक एंड कैंसल एज पर पॉइंट 5। तो पॉइंट 5 में यहां पर आप देखोगे तो पॉइंट 5 में अपन ने देखे थे कि आंसर था आपका 10,000 शेयर्स वो बायबैक कर रहा है। तो 10,000 शेयर्स अगर बायबैक कर रहा है, 10,000 शेयर्स बायबैक कर रहा है और फेस वैल्यू ट्रांसफर करते, क्वेश्चन में फेस वैल्यू 200 दी, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 200 आप करते हो, दैट्स कम 20 लाख, दैट्स कम 20 लाख, देयरफॉर द आंसर इज बी, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। सो आपको ये एक्सप्लेनेशन आंसर यहाँ पे सारे दिए हुए आंसर्स, आपको आप ये क्वेश्चन पेपर को स्क्रॉल डाउन करो आपको वहां पे आंसर्स मिल जाएंगे। तो ये एमसीक्यू ये आसान नहीं था, मतलब इसको मुझको बनाना पड़ता है, सारे के सारे एमसीक्यूज जो रहते हैं ना ये केस स्टडी बनाना होता है बेटा। तो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हर टेस्ट में देता हूं और आप लोग के टेलीग्राम चैनल पे भी इसको शेयर करते रहता हूं, तो वहां पे आंसर्स इसके देते जाना, एक तरह का आपका रिवीजन भी होता है चैप्टर का। ओके, अब इसके बाद आपको द फॉलोइंग, अब एक फुल फ्लेज वाला जो आपका क्वेश्चन, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। अब आप यहां पे उसने अपने को बैलेंस शीट एक दिया हुआ है, शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप, रुपीज इन लैक्स है, रुपीज इन लैक्स। नाउ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 इज फुल्ली पेड अप 16,000, 10% redeemable preference share of ₹10 each fully paid up 5 lakh, reserve and surplus capital redemption reserve 2 lakh 5,000 lakh, rupees in lakhs है, मैं नॉर्मल पढ़ता हूँ 5,000, capital redemption reserve 2,000, securities premium 1,600, general reserve 12,000, profit and loss account 600, secured loan 9% debenture 10,000, current liabilities trade payable 4,600, sundry provision 2,000. Now fixed asset 28,000, investment 4,700, cash at bank 4,600, other current asset 16,500। अब उसके बाद आपसे कहते हैं ऑन 1st of April 2023 the company redeemed all its preference share at a premium of 10%। अब इसको समझना कि वो कहते हैं कि 1 अप्रैल 2023 को उन्होंने अपने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करे। अब आपके साथ क्या हुआ कि पहले रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपके सी एंटर के सिलेबस में था, अभी न्यू सिलेबस में वो फाउंडेशन में शिफ्ट कर दी, तो आपने अभी आपने तो वो न्यू सिलेबस में फाउंडेशन दिए नहीं हो, तो आपको आइडिया नहीं इसके बारे में अभी कि सिर्फ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस की, लेकिन रेगुलर बैच में जो अपन मतलब क्लास में अपन ने उसके बारे में डिस्कस करते कि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस क्या था। लेकिन अभी देखो इंस्टीट्यूट आपसे यही मानेंगी कि आपको फाउंडेशन भी पता है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि आपने ओल्ड सिलेबस से फाउंडेशन क्रैक करके आए, इट्स ओके, लेकिन वो आपको आना चाहिए। अपन ने क्लास में भी इसको डिस्कस कर रहे थे। अब यहाँ पे रिडेम्पशन ऑफ चैप्टर बायबैक है, लेकिन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस के बारे में पूछ लिया एंड बॉड बैक। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि बॉड बैक 10% ऑफ इक्विटी शेयर एट ₹20 पर शेयर। अब वो बॉड बैक करो, फेस वैल्यू उसकी क्वेश्चन में आपको जो इक्विटी शेयर उसकी फेस वैल्यू कितनी ₹10 और प्रेफरेंस इक्विटी की भी 10 है, प्रेफरेंस की भी 10 है। तो ये इक्विटी को बाय बैक कर रहा है 20 पे, इसमें प्रीमियम ऑन बाय बैक कितना होगा, ₹10 की चीज 20 में कर रहा है, सो प्रीमियम ऑन बाय बैक कितना हो गया, प्रीमियम बाय बैक हो गया आप लोगों का कितना हो गया ₹10। नाउ in order to make cash available, the company sold all the investment for rupees how much 5,000 lakh। अब उसने इन्वेस्टमेंट 5,000 lakhs में उसको बेच दी। अब 5,000 में बेचे तो विल सी के बुक वैल्यू क्या है, कितने में बेचे, और फिर अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड कि कितना प्रॉफिट और लॉस है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव and prepare the company's balance sheet immediately after buyback of its equity share and redemption of preference share। अब वो redemption of preference shares कर रहा है एक एक करके। अपन पहले redemption of preference shares की बात करते हैं, फिर buyback की एंट्रीज के बारे में बात करें। याद रखना बेटा, बैलेंस शीट भी बने, स्पीड तुम्हारी एकदम तगड़ी होना चाहिए। अगर स्पीड नहीं हुई तो वहां पे पेपर पूरा नहीं कर पाओगे, इसको आप समझ लो। अगर सी इंस्टीट्यूट 3 घंटे के बदले 6 घंटे का पेपर कर दे तो रिजल्ट 20% नहीं आएगा, 50-60% रिजल्ट हो जाएगा। बच्चों को स्पीड नहीं रहती, वहां पे स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा, टाइम कम रहता है। अब आपको पहले एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो वो अब पूरे प्रेफरेंसेस आपके बाय बैक कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरे प्रेफरेंसेस आपके रिडीम कर रहे हैं। उसके पहले उसने चलो एक एक करके पहले उसने इन्वेस्टमेंट को बेचा। अब इन्वेस्टमेंट उसने कितने में बेचा, इन्वेस्टमेंट बेचा 5,000 में। बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी बेटा, यहाँ पे देखो आप, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 4,700 रुपए। तो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 4,700 रुपए। 4,700 की चीज को
उसने कितने में बेचा, 5,000 में, लेकिन इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो गया, 300 का प्रॉफिट आ गया। तो पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। अब उसके बाद आपके पास से इन्वेस्टमेंट चले गया 4,500 का, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4,500, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो कितना आपका 300, वो कितना 300। याद रखना कि जब आपको क्वेश्चन में बोला कि फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर किया है, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स जब उसने क्वेश्चन में बोला, देखो यू नो इट के दो जगह से आप बाय बैक कर सकते हैं, टू सोर्स एज पर कंपनीज एक्ट। एक है कि फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर सेक्शन 68 है, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स आप मार्केट में करते बाय बैक की बात करो, या आउट ऑफ प्रॉफिट। वैसे ही रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का भी वैसे ही होता है, ठीक है। जब मानना कि आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है, जब ही मानोगे, अदरवाइज हमेशा मानोगे आउट ऑफ प्रॉफिट है। यू नो इट, जब आउट ऑफ प्रॉफिट रहता है वी हैव टू ट्रांसफर टू सीआर, हमको उसको सीआर में ट्रांसफर करना होता है, फेस वैल्यू। अब अपने क्लास में पढ़ते कि कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल से होना चाहिए। अब यहां पे वो बायबैक, अपने पहले रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस की बात करते, तो वो अब अपने एंट्री पास करी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की पहली। अब वो बायबैक करे, कितना बायबैक करे आपने, प्रेफरेंसेस कितने, सारे के सारे बायबैक, सॉरी रिडेम्पशन कर रहा है। बायबैक व्हाट आता है, दैट इज फॉर इक्विटी शेयर। तो आप कितने के यहाँ पे रिडेम्पशन है, आपके प्रेफरेंस शेयर 5,000 के, आप 10% पे कर रहे हो। तो पहले तो कैपिटल फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, तो आपने यहाँ पे डिक्रीज इन कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज इन कैपिटल आप यहाँ पे डेबिट करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हाउ मच, 5,000, आप उस पर 10% प्रीमियम दे रहे हो, तो 5,000 का 10% दैट्स कम 500। ओके, सो यहाँ पे आपका 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, आप उसपे प्रीमियम दे रहे हो, इनकम नहीं एक्सपेंस अपने को देना है, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस 5,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, आपने इंक्रीज इन लायबिलिटी, हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5,500 रुपए देना है, हमको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 5,500 रुपए देना है, वो इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट दी है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो आपने डिस्चार्ज कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो आपने यहां पर दो चीज आपके, एक कि आपको ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि जब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहा था तो आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कर, ऐसा कुछ क्वेश्चन उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसका मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट अपन सीआरआर में ट्रांसफर करते, लेकिन आपने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो इसको अपने को क्या करना है बेटा, यहाँ पे राइट ऑफ करना। अब एक चीज बड़े ध्यान से मेरी बात समझना, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इट कैन बी, बहुत ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, it can be write off against profit and loss account surplus balance, no doubt. It can be write off against journalism, no doubt about it. It can also be write off against securities premium. अब क्या होता है, अब थोड़ा सा समझना जो मैं कह रहा हूं, जब आप प्रीमियम, देखो ये दो अलग अलग चीज है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आपने प्रीमियम ऑन, सॉरी राइटिंग में स्पीड में लिख रहा हूं थोड़ा सा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो मैं कह रहा हूं, मैंने कहा प्रीमियम प्रीमियम आपने बायबैक पे दी। अब किस पे दिया समझना, मैं दोनों सिनारियो बताता हूं। प्रीमियम ऑन बायबैक एक अलग चीज हो गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। ओके, सो प्रीमियम ऑन बायबैक एंड प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस अलग है। अब ये प्रीमियम किससे राइट ऑफ कर सकते हो, तो बायबैक के केस में कोई डाउट नहीं, पीएनएल का सरप्लस बैलेंस से करो, जनरल रिजर्व का करो, सिक्योरिटी प्रीमियम से करो। लेकिन जब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे अब राइट ऑफ की बात आती है, तो यू कैन राइट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सरप्लस बैलेंस, यू कैन राइट ऑफ अगेंस्ट जनरल रिजर्व। लेकिन जब सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर आता है ना, आप वैसे राइट ऑफ इससे भी कर सकते हो, लेकिन इसको अवॉइड करना। एक कंपनीज एक्ट में सेक्शन 133 है, वो सेक्शन 133 आपसे कहता है, वो सेक्शन 133 आपसे कहते हैं कि जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को राइट ऑफ नहीं कर सकती। तो जो भी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है वो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जो है सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ नहीं कर सकती। तो ये नेग्लिजिबल चांसेस है कि ऐसी कोई कंपनी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती। इसीलिए बेटा ये प्रेफर करना है, अगर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है तो ट्राई टू राइट ऑफ अगेंस्ट पीएनएल अकाउंट एंड ट्राई टू राइट ऑफ अगेंस्ट जनरल रिजर्व, प्रेफर करना, ठीक है। आप सिक्योरिटी प्रीमियम से भी कर सकते हो, लेकिन प्रेफर करना टू राइट ऑफ अगेंस्ट पीएनएल अकाउंट एंड जनरल रिजर्व। तो यहां पे आपका प्रीमियम ऑन आपका कितना है, प्रीमियम आपका यहाँ पे ऑन प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपका कितना, हाउ मच इट इज 500। तो आपने इसको राइट ऑफ करे, पीएनएल का बैलेंस आपका है कितना, बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, यहाँ पे आप बैलेंस देखें इट इज 600। इट कैन ऑल्टरनेटिव राइट ऑफ अगेंस्ट जनरल रिजर्व एज वेल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 500 टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, तो आपने ऊपर में डेबिट करे और नीचे में क्रेडिट करके उसको क्या कर दिया आपने यहाँ पे कैंसल। अब उसके बाद
सीआरआर में ट्रांसफर करना है तो वो तो अपने को फ्री रिजर्व भी उसके लिए यूटिलाइज करना पड़ता है। तो फेस वैल्यू जो आपने यहाँ पे रिडीम करे 5,000 है तो यू विल ट्रांसफर। तो जनरल रिजर्व में वी हैव इनफ बैलेंस, वी हैव बैलेंस ऑफ 12,000। सो व्हाट एंट्री विल पास हियर, वी विल पास एंट्री हियर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल हम लोगों ने करे। अब उसके बाद क्या है, बायबैक भी अपने को क्वेश्चन चैप्टर ही बायबैक है, रिडेम्पशन प्रेफरेंशियल तो एडिशनल यहाँ पे आया है, ठीक है। अब यहां से उसने एंट्रीज पास करा बायबैक की, ख्याल रखना जैसे बायबैक का रूल है वैसे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का बेटा। और यहाँ पे वो भी आउट ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स हो सकता है, ठीक है। जब आपको आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स बोला, जब भी आउट ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स आपने माना, अदरवाइज हमेशा आउट ऑफ प्रॉफिट ही मानेंगे। आउट ऑफ प्रॉफिट मानते यू नो इट कि हमको जनरल रिजर्व में उसको ट्रांसफर करना होता है। अब देखो यहाँ पे ना 5,000, यहाँ पे फेस वैल्यू जो आपने रिडेम्पशन प्रेफरेंस ये 5,000 है, तो आपने यहाँ पे सीआरआर में भी कितने ट्रांसफर करे, 5,000 यहाँ पे ट्रांसफर करे। तो उसके लिए फ्री रिजर्व यूटिलाइज करते, फ्री रिजर्व आपने यूटिलाइज करे, ओके। अब मैं आता हूं यहाँ पे बाय बैक में। अब क्वेश्चन में आपसे कहता है एंड बॉट बैक 10% ऑफ इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर है कितने, 10% वो कह रहा है। तो 16,000 शेयर कैपिटल, उसका 10% वो कितना होता है 1600। तो नंबर ऑफ शेयर्स भी आप कैलकुलेट करते, 16,000 डिवाइडेड बाय 10 इट विल कम 1600 नंबर ऑफ शेयर्स। अब इसका आपने ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे आपके, उसका आपने 10%, मतलब आपने 160 लाख शेयर्स बायबैक करे और वो आपने 20 रुपीज जैसे कि ओके 160 मल्टीप्लाई बाय 20 तो आएगा 3020, तो आएगा 3200 जैसे कि 1 मिनट, ओके। देखो अब इक्विटी शेयर बायबैक 3200 आया कैसे, बड़ा सिंपल है, 10% ना। तो इसका ले लो भाई, ये 16,000 थे, फिर से कह रहा हूं सुनो मेरे, 16,000 थे, 10 रुपए का एक शेयर, फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड है 10 रुपए, मतलब कितने शेयर हैं लोग के, डिवाइड बाय 10 करो 1600। अभी ना हर चीज लाख में रहे, 1600 लाख शेयर है, तो 1600 उनके शेयर, 1600 उनके शेयर है, उसका 10% बायबैक करो तो 160 आया, तो कितना है 160 आया। और आप एक बायबैक करो 20 रुपीज पे, तो 160 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट्स कम 3200, ठीक है 3200। तो यहाँ पे 3200 रुपए आपने बायबैक पे दी, तो आपने एंट्री क्या पास करे, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट 3200 टू बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब आपने ये शेयर्स खरीदे, आपने शेयर्स खरीदे ना बेटा, अब उसको अपने को कैंसिल करना है, शेयर खरीदे अब अपने को उसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करना है तो अब आपने याद रखना, अपने को 3,200 रुपए में अपने शेयर खरीदे, लेकिन उसकी फेस वैल्यू 3,200 नहीं, उसकी फेस वैल्यू आपने 160 लाख शेयर आपने शेयर्स बायबैक करे और 10 रुपए इसकी फेस वैल्यू, तो दैट्स कम 1,600। तो डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल क्या कहते हैं हम लोग, डेबिट। तो डिक्रीज इन कैपिटल आपने यहां पे करे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हाउ मच 1,600, ठीक है। अब उस पे आपने प्रीमियम दिए, प्रीमियम रुपीज 10 था, तो 160 शेयर बायबैक करे और 10 रुपए प्रीमियम दे, 20 रुपए में बायबैक करें तो 10 रुपीज फेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करो, 10 रुपीज किसको कर रहा है, प्रीमियम को। सो प्रीमियम ऑन बायबैक कितना कर रहा है, प्रीमियम ऑन बायबैक 1,600, प्रीमियम ऑन बायबैक कितना आपका 1,600। और जो आपने शेयर्स यहाँ पे खरीदे थे उसका आपने कैंसिल कर दिया, इक्विटी शेयर बायबैक आपने ऊपर डेबिट करते और यहाँ पे आपने क्या करा, क्रेडिट कर दी। अब क्या करें वो याद, आपने पहले शेयर्स खरीदे कैंसिल करे। अब प्रीमियम ऑन बायबैक को, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस करा, प्रीमियम ऑन बायबैक कैन बी राइट ऑफ अगेंस्ट पीएनएल, जनरल रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इसने यहाँ पे 1,600 था, सिक्योरिटीज प्रीमियम में हमारे पास बैलेंस कितना था 1,600 ही है, तो उसको यूटिलाइज किया उसने। So securities premium account debit, securities premium account debit to प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, तो आपने ऊपर यहाँ पे डेबिट किए थे, यहाँ पे नीचे उसको क्रेडिट करे प्रीमियम ऑन बायबैक, तो वो कैंसिल हो गया। अब वही फंडा कि आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो आपने जो बायबैक करे, बायबैक कितना करे बच्चे 1,600 फेस वैल्यू की बात करें। जब अपन सीआरआर में हमेशा क्या कहते हैं फेस वैल्यू, तो अपन ने क्लास में डिस्कस करे थे ना इसको, कैपिटल का रिप्लेसमेंट कैपिटल होना, तो 1,600 आपने क्या करे यहाँ पे 1,600 का कैपिटल कैंसिल हो, तो उतनी अपने को सीआर में ट्रांसफर करना, तो वी यूटिलाइज फ्री रिजर्व, तो वी हैव इनफ बैलेंस इन जनरल रिजर्व, सो हियर वी आर यूटिलाइजिंग जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, तो आपने जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या करे, कम करे और न्यू अकाउंट क्रिएट कर दी सीआरआर अकाउंट। अब उसके बाद आपको उसने ये आपने सारी एंट्रीज यहाँ पे पास करी, किसकी एंट्रीज पास करे आपने, ये आपने पास करे एंट्रीज सारी जो क्वेश्चन में बोलता, आपने बायबैक की पास कर, रिडेम्पशन और प्रेफरेंस दी। अब बैलेंस शीट आपको अपन ने क्लास में सारी चीजें, आपने बहुत क्वेश्चंस क्लास में करो, मगर सिंपल फंडा आपको भी पता है कि जो लायबिलिटी होती है, जो लायबिलिटी होती है सर उसके कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो जब भी इसको आपने इंक्रीज करे तो उसको अपने को इंक्रीज करे, अगर इंक्रीज कर, या आप ऐसा कह सकते हैं जब भी लायबिलिटी हो, आपने बैलेंस शीट आपको एक एग्जिस्टिंग बैलेंसेस दिए हुए, एग्जिस्टिंग बैलेंस दिए हुए आपको,
और ये एग्जिस्टिंग बैलेंस में आपने, अब फिर ये एग्जिस्टिंग बैलेंस से दी, फिर आपने जब जर्नल एंट्री पास करे उसमें अगर आपने वो आइटम को क्रेडिट करे तो आप इसको ऐड करेंगे और जो भी फिगर आएंगे उसको न्यू बैलेंस शीट जो उसने पूछा है वहां पे लिख देंगे। अब आपकी अगर आपने वो आइटम को डेबिट करे तो उसको लेस करेंगे, जो भी वैल्यू आएंगी उसको आप न्यू बैलेंस शीट में लिख दोगे। अपन ढेरों क्वेश्चन आपने क्लास में करे। अब लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट क्या होता है प्लस, तो उसको ऐड करके न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस होता है, आप डेबिट करें, क्रेडिट डेबिट क्या होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे। उसी तरह एसेट जो होते हैं उसके डेबिट बैलेंस होते हैं। आपने जर्नल एंट्रीज में जब आपको जो एंट्रीज अभी पास करे उसमें अगर आपने डेबिट कर तो डेबिट क्या होगा ऐड, और जो भी फिगर आएंगी उसको आप कहां लिखोगे न्यू बैलेंस शीट में लिख दोगे। आपने यहाँ पे डेबिट बैलेंस, अगर आपने जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर तो आप इसको क्या करोगे लेस, और जो भी फिगर आएंगी उसको आप क्या करोगे न्यू बैलेंस शीट में लिख दोगे, न्यू बैलेंस शीट में उसको आप लिख दोगे। सिंपल सी चीज है आपकी। तो अब आपको बैलेंस शीट यहाँ पे ये जो पूछा है आपको इसके आंसर्स दिए हुए यहाँ पे, और आपने कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चैप्टर भी हमारा हो चुका है, आपको पता है बैलेंस शीट कैसे बनाना है। लेकिन शेड्यूल 3 के हिसाब से मैंने क्लास में आपको बताया कैसे बनाना, लेकिन आपने उसी फॉर्मेट में यहाँ पे बनाए। अब उसके बाद यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट मेन आपका शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म बोरो, यहाँ पे पीपी एक ही आइटम दिया। यू कैन आल्सो मेक आप नोट्स टू अकाउंट आप पीपी का भी बना सकते हो, बना तो बहुत सकते हैं, ठीक है। जिसपे भी आइटम से एक से ज्यादा यू कैन आप उस पर नोट्स टू अकाउंट बना सकते हो। तो उसी तरह यहाँ पे वो फिगर लेते गए और वो फिगर ले लेके यहाँ पे उन्होंने बैलेंस शीट बनाया। मैं आपको बता दो कैसे, फिगर्स बता दो कैसी है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक एक करके आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया 16,000, तो कैलसी में टाइप करें 16,000। इसके क्रेडिट बैलेंस होते आपको पता है, ठीक है। अब यहाँ पे जर्नल एंट्रीज जो अपन ने पास करे उसमें देखो इक्विटी शेयर कैपिटल को अपन ने कुछ किए। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल अगर आप देखते हो तो इक्विटी शेयर कैपिटल पहली एंट्री में नहीं, दूसरी भी नहीं, तीसरी में नहीं, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में नहीं, सिक्स में नहीं, ये सेवेंथ एंट्री थी, ठीक है। सेवेंथ में आप अगर आप देखोगे तो सेवेंथ में आपने इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करे, तो आपने कम करो है ना, क्रेडिट बैलेंस होता है आपने डेबिट करे, तो 16,000 माइनस 1600 आता है 14,400। तो आप यहाँ पे देखोगे बैलेंस शीट में 14,400। इतनी सिंपल, आपने ढेरों क्वेश्चन किया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में आपको यहाँ पे अच्छा ये सेकंड आपका यहाँ पे क्या है आप लोग का, सेकंड यहाँ पर आपका प्रेफरेंशियल कैपिटल। प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना है 5,000 रुपए का। तो आप यहाँ पे देखो उसी तरह आपको सब करना है। प्रेफरेंशियल कैपिटल आपने 5,000 कैलसी में टाइप करो। आपने जर्नल एंट्रीज में देखना है यहाँ पे कि प्रेफरेंशियल कैपिटल को आपने क्या करो, यहाँ पे प्रेफरेंशियल कैपिटल को पहली एंट्री में दूसरी में देखो आपने प्रेफरेंशियल कैपिटल को डेबिट करे, तो वहां 5,000 क्रेडिट बैलेंस दिया, आपने यहाँ पे डेबिट 5,000 से करे, 5,000 माइनस 5,000 जीरो। इसीलिए यहाँ पे बैलेंस शीट में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं। इस तरीके से आपको एक एक आइटम को देखना और उसको यहाँ पे लिखना था, ठीक है। अब 12 नंबर का क्वेश्चन था, तो आप समझ लो स्पीड कितनी खतरनाक। इसी तरीके से आपको सारे आइटम्स लिखना था, ठीक है। एक एक आपने यहाँ पे लिखते, इसी तरीके से सारे आइटम्स आपको यहाँ पे लिखना था। अब आप खुद सोचो 12 नंबर का आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.8 करो तो वो आता है 12 मल्टीप्लाई बाय 1.8 करो तो 21.6, मतलब 21-22 मिनट में खत्म होना चाहिए। लेकिन वो उनके हिसाब से होना चाहिए, आपका 16 से 17 मिनट में क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। स्पीड दनादन स्पीड होना आपकी। और चीज ख्याल रखना बेटा, मार्क्स आपके देखो ये आपके एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट आपके, क्योंकि इससे आपके एक रिवीजन भी होता है पूरे चैप्टर के, और उसके बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बताती है कि कितनी आपको आई। और एमसीक्यूज का कोई बुक आईसीएन इश्यू नहीं करी, लेकिन ये मैं खुद क्रिएट करता हूँ केस स्टडी और अकॉर्डिंगली आपको वो शेयर करते जाता हूँ। और आपको टेस्ट में भी केस स्टडी देता हूँ और वो आपको सॉल्व करना है, और जो क्लब में टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते रहता हूँ बीच बीच में, उसके भी सॉल्व करा। अब आपका प्रेजेंटेशन एग्जामिनेशन में कैसे होना, फाउंडेशन लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रॉपर लिख रहे हो सारी चीजें। लेकिन यहां पे आपको क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी स्पीड इतनी बना लो कि आप प्रॉपर अकाउंट भी लिख रहे हो, आप जर्नल एंट्रीज में आप पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट आपने लिखे। अब आपने स्पीड बहुत होना आप लोग, वो जरूरी नहीं है आपका एकदम से कि आपका पेज, जस्ट गिव मी 1 मिनट। बच्चे चैट में क्या लिख रहे हैं, नो फ्रॉम माय साइड, ऑडियो इशू एनीवन, ओके अच्छा ऑडियो इशू है। So will you be able to get the recording of this Zoom meeting? Yes, ये रिकॉर्डिंग हो रही है Zoom मीटिंग, आई विल शेयर इट, डोंट वरी, ठीक है। शेयर कर दूंगा मैं आपको, सारे चैप्टर की टेस्ट की ऐसी रिकॉर्डिंग होंगी और शेयर करूंगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चों, क्या होता है कि जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो फाउंडेशन लेवल पे आप तो था कि आपने उसको प्रॉपर लिखे, लेकिन यहां पर भी मैं कहता हूं कि कॉम्प्रोमाइज मत करो, स्पीड बहुत अच्छी है। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रॉपर ही एकदम स्केल आपकी फटाफट आपने डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर हेडिंग दी, और कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। और उसके बाद स्पीड अपनी इतनी अच्छी रखो कि आपने पेपर का प्रेजेंटेशन भी अच्छा करे
और आपने आंसर्स भी पूरे सही लिखे। छोटी छोटी चीजें, जैसे क्वेश्चन में आप अगर देखो तो मेरे हिसाब से 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो अकाउंटिंग एंट्रीज पे 6 मार्क्स थे और बैलेंस शीट पे आपके 6 मार्क्स थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने रुपीज इन लैक्स, जैसे क्वेश्चन में अगर आपको रुपीज इन लैक्स लिखा तो आपको भी यहाँ पे प्रॉपर हेडिंग रुपीज इन लैक्स की देना पड़ेगा। वो हेडिंग जैसा उन्होंने क्वेश्चन में दिया, प्रेफर ये करना कि आपने भी उसी इसमें लिखना, तो रुपीज इन लैक्स लिखेंगे आप। अब उसके बाद यहाँ पे जब आप प्रेजेंट करते हो तो आपने को नरेशन भी उसका प्रॉपर लिखना है, और आपने जो कैलकुलेशन और वर्किंग नोट जब रहती, तो वर्किंग नोट हमेशा बनाने की जरूरत नहीं रहती। वर्किंग नोट आपको जब रेलेवेंट होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन आपको वाला आ जाता कि डेप्थ इक्विटी रेशियो है, रिसोर्स टेस्ट, आपकी जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट जो हम करते, तो यू हैव टू, आपको फिर वर्किंग नोट बनाना है। और ऐसी कोई अमाउंट यहाँ पे, जैसे ऐसी कोई अमाउंट जो आप डायरेक्टली लिखते हो, उसका भी वर्किंग नोट बनाना जरूरी होता है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना, हाँ आपको कोई भी डाउट्स होंगे आस्क मी नाउ। नरेशन शॉर्ट लेके चलेंगे, लेकिन वो कन्वे होना चाहिए मैसेज कि वो किस चीज का है, क्या आइटम, तो वो कन्वे होना चाहिए। ओके ओके यस, मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन आपका कन्वे करना चाहिए मैसेज कि वो ट्रांजैक्शन किस चीज की आपने जर्नल एंट्री पास करे, मैसेज बराबर आपका नरेशन कन्वे करना चाहिए। अब दूसरी चीज आप लोग यहां पर, जैसे कि आपने बैलेंस शीट जब आपने बनाया, तो बैलेंस शीट अपन ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में शेड्यूल 3 तो बहुत डिटेल में अपन ने वहां पे पढ़े, लेकिन बैलेंस शीट अगर आप वैसी वाले बनाने बैठ जाओगे ना, तो पेपर ही खत्म नहीं होगा तुम्हारा 3 घंटे। तो आपको स्क्रीन पे बैलेंस शीट दिख रही है, बस ऐसी बैलेंस शीट आपको बनाना रहेगा। जो मेन आइटम्स है सारे लिखना, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर में सिखाया भी कि एग्जाम में कैसी बैलेंस शीट अपने को आपको बना के, बस एज इट इज वैसे आपको शेड्यूल 3 की सब। वैसे तो शेड्यूल 3 में बहुत सारी चीजें दी है, वो पीएनएल अकाउंट में कितनी चीजें, बैलेंस शीट में कितनी चीजें दी है आपको, कंटिन्यूइंग डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन कितनी चीजें, ईपीएस के बारे में वहां पे सारी चीजें कोई नहीं लिखना है यहाँ पे। ओके, इस तरीके से आपको लिखना रहेगा। ठीक है, एक स्टूडेंट का सर फॉर्मेट में लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बनाना, कोई जरूरी नहीं है। आप इंटर लेवल पे हो कि वो जरूरी नहीं कि आपने यहाँ पे जर्नल एंट्री जब पास कर तो लेजर फोलियो का कॉलम बना, इंटर लेवल पे सब कोई जरूरी नहीं है। नॉर्मल डेबिट क्रेडिट, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर, दैट्स इट, 3 कॉलम रखे। अगर डेट दी तो डेट का कॉलम रखे, अदरवाइज वो भी नहीं रखे तो चलेगा। ठीक है, लेकिन आपका अमाउंट एकदम प्रॉपर होना चाहिए, कैलकुलेशन आपके प्रॉपर होना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे अपने नोट्स अकाउंट, ये भी हमने बात करते कि नोट्स अकाउंट भी अननेसेसरी कम मत करना, जिसमें भी एक से ज्यादा आइटम है आपकी कोई भी हेडिंग में, आपकी बैलेंस शीट में या पीएनएल अकाउंट पे, तो यू हैव टू प्रिपेयर नोट्स अकाउंट। अब जैसे यहां पर अगर आप देखो तो रिजर्व एंड सरप्लस, आप खुद सोचो, ये शेयर कैपिटल में तो अपने को बताना पड़ता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, तो उसका नोट्स अकाउंट अपन हमेशा बताते हैं। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस का भी क्यों बताते हैं, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस आप देखो यहाँ पे कि कितने ज्यादा आइटम है, यहाँ पे कितने, यहाँ पे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है आपका, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में आपके 4 आइटम है यहाँ पे। अब आपने जर्नल एंट्रीज पास करे, वहां पर भी इनके बैलेंसेस में कम ज्यादा हुआ है, तो यू हैव टू मेक ए नोट्स अकाउंट फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। आप रिजर्व एंड सरप्लस के लिए इसलिए बनाए। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग का भी हमेशा बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें डिबेंचर का एक पॉइंट जो रहता है, दैट्स कमेंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो आईसीए को मैंने देखा हूं कि हमेशा बनाती है, तो ये आपने, ये मिनिमम 3 है। इनफैक्ट पीपी का भी हमेशा बनाना चाहिए। इस क्वेश्चन में पीपी उसने डायरेक्ट अमाउंट दे दिया होगा, इसलिए ऐसा लिखा। फिक्स एसेट सिर्फ एक ही आइटम दिए, तो वो फिक्स एसेट के बदले में अगर ऐसा कुछ 2-4 आइटम दे देता, सो फिर उसमें आपने, तो फिर आपने उसको और, आई मीन टू फिक्स एसेट में अगर 1-2 आइटम और दे देता वो, तो फिर आपने नोट्स का पहले यहाँ पे दिया नहीं, इसलिए इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे उसको बोले कि इसका नहीं बनाया, लेकिन आपने जनरली इसका भी हम बनाते, ये 4 तो मिनिमम है। मगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी चैप्टर में देखिए हम 4 से भी बहुत ज्यादा 6-7 बनाते हैं। ठीक है, तो जिसमें भी आइटम एक से ज्यादा है, यू हैव टू पिक नोट्स अकाउंट। ऐसा प्रेजेंटेशन करके आप प्रॉपर बैलेंस शीट, हेडिंग रुपीज इन लाख है तो रुपीज इन लाख, ओवर राइटिंग अवॉइड करना, नोट्स अकाउंट प्रॉपर आपने बनाना है। अब इस तरीके से आप जर्नल एंट्रीज प्रॉपर आप सीक्वेंस में लिखो। आपका लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। अब एक का डाउट है, सर आई टेक्स्टेड यू आफ्टर काइंडली एडवाइस वेदर आई कैन, हाँ एक बच्चा कह रहा है कि सर मैंने लेट ज्वाइन किया अभी, तो अमलगमेशन चैप्टर हम लोग का भी चल रहा है, क्या मैं उसको लाइव ज्वाइन कर सकता हूँ? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप, में अमलगमेशन खत्म होने में भी अभी 3-4 दिन टाइम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले बायबैक ऑफ शेयर्स, और पहले आपको जो शुरुआत के बायबैक ऑफ शेयर्स चैप्टर जब तक खत्म नहीं होता वहां तक के लेक्चर देख लो। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी वाला चैप्टर उसका बाद में देखेंगे तो भी चलेगा। और बाद में आई मीन टू से कि अमल कमीशन बीच में ज्वाइन मत करो, थोड़ा सा एडवांस चैप्टर है और उसमें बीच में ज्वाइन मत करो। ठीक है, तो आई सजेस्ट टू यू कि आप शुरुआत का बायबैक कर लो, अगर टाइम मिले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी भी कर लो, और उसके बाद
नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करूँ, जो भी नेक्स्ट चैप्टर शुरू करो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेक्स्ट चैप्टर में जो भी शुरू करे, तो फिर वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो आपका पेंडिंग रह गया है अमलगमशन, उसको आप बीच में जब भी आपको टाइम मिलता है उसको आपको कवर करेंगे, ठीक है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस कम और थ्योरी ज्यादा, ऐसा नहीं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ऐसे होते बेटा कि जो थ्योरी होते तो उसमें थ्योरी लिखना है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसमें न्यूमेरिक यानी कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कॉस्ट ऑफ पीपी कैलकुलेट करना है, तो वहां पे आपका न्यूमेरिक आपका आता है, तो वहां पर फिर आप कैलकुलेशन करना, तो वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। और यू डोंट हैव टू वरी, जैसे आपको अभी मजा आ रहा है कंपनीज अकाउंट हम लोग को चल रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बहुत 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 मजा आएगा। बस जो मैं बोल रहा हूं, आप टेस्ट बराबर दो, रेगुलर क्लास अटेंड करोगे, टेस्ट बराबर दो, जो गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट प्रॉपर रोज एक लेक्चर देखेंगे वो टेस्ट बराबर दोगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो एमसीक्यूज में यहाँ पे शेयर करता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल, उसके प्रॉपर वो आंसर दो, और उसके बाद बस कंसिस्टेंसी रखो, यू कैन इजीली स्कोर 80+ इन अकाउंट। बस जो मैं कह रहा हूं उन चीजों का आपको प्रॉपर फॉलो करना है। सर आप वो सेल्फ स्टडी वाला टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो कब अपलोड कर, आई एम वर्किंग ऑन इट, कल या परसों मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी अदर डाउट यू कैन आस्क मी, और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जब पेपर आप देते हो, तो जब भी टेस्ट आप दे रहे हो, तो आप टेस्ट में इस चीज को ख्याल रखना बेटा कि आप उसको प्रॉपर उस माहौल में दिया करो। जैसे 35 मिनट्स है तो 30 आपने रूम बंद करे, खामोशी से, शांति से, सामने आपने घड़ी रखी हो, 30 आधा घंटे अगर टेस्ट है तो आधे घंटे खत्म होना, और अपने आप से ऑनेस्ट रहना। आधे घंटे में अगर नहीं हुआ तो पेपर छोड़ देना, आपने देखना कि आपने कितना कवर कर पाया उस टाइम में। स्पीड बढ़ाओ, ट्रस्ट मी। ओके ओके सर, ओके सही। स्टूडेंट कह रहे हैं मैंने लेट ज्वाइन किया, तो कि जूम की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, आई विल शेयर विद, मैं अभी इसको थोड़ी देर में इसको शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। सो इफ यू एनी अदर डाउट, आपको टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप पूछ सकते हैं। आप लोग के व्हाट्सएप नंबर भी एक मेरा आपको दिया हुआ है डाउट वाला, तो उसको दिन में मैं एक बार देखता हूँ, ठीक है, वाले नंबर को एक बार देखता हूँ, कि सारा दिन बहुत बिजी रहता हूँ, तो 1 घंटा दिन का रखता हूँ और 1 घंटा प्रॉपर देखता हूँ, सबके डाउट्स उसमें रिप्लाई करता हूँ। यू कैन सेंड मी वॉइस मैसेज, उसमें आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल। और आपको टेलीग्राम का चैनल है जो सिर्फ हमारी बैच का है, क्लास का, सारे स्टूडेंट उसमें, तो उसमें भी वहां पे हम लोग डिस्कस आप मेरे से कर सकते हो। ओके, एनी अदर डाउट, किसी को कोई डाउट किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये सेशन अदरवाइज हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टेस्ट बराबर देना है। अगर टेस्ट नहीं दी तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, कितनी भी मेहनत कर लो, अगर टेस्ट नहीं दे रहे हो तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। टेस्ट आपको देना मस्ट है। हर पेपर का मैं क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस करूंगा, आप इसको देखो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझसे बात करोगे। लाइव क्लास जो अटेंड करते हो, लाइव क्लास में सब बातें हो जाती है। जो गूगल ड्राइव वाले स्टूडेंट है, ये वीडियो में आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको टेस्ट पेपर शेयर गूगल ड्राइव में रहते हैं, वहीं पे एक वीडियो का भी मैं सेक्शन बनाया हूं, और वहां पे वीडियो के सेक्शन में वीडियो भी आपको हर चैप्टर के टेस्ट का वहां पर मिल जाएगा। बस आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना है, जो मैं कहता हूं उसको बस आपको ब्लाइंडली फॉलो करें, ट्रस्ट मी, ब्लाइंडली बस उसको फॉलो करो, सारी चीजें बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मेहनत करने से अपने को पीछे हटना नहीं है। ओके, सो सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।